हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइट शॉप सीरीज के आखिरी 3 एपिसोड्स को, जो कि आपका दिमाग ही घुमा देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने मूविंग नाम की कोरियन सीरीज को भी देखा है तो इस सीरीज को उसी यूनिवर्स से जोड़ दिया गया है, जिसके डिस्क्रिप्शंस और जिसकी सारे के सारे ईस्टर एग्स मैंने एंड में बताए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाली 2 वीडियोस को नहीं देखा है, जाकर देख लेना। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो छठे एपिसोड के अंदर काफी सारे खुलासे होने वाले हैं और इस एपिसोड की शुरुआत में हम सॉकी यानी कि उस मॉर्टिशियन को देखते हैं जिसके पास जी योंग की डेड बॉडी थी। और वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि किसी भी व्यक्ति का फ्यूनरल 3 दिन तक इसी वजह से चलता है क्योंकि वो 3 दिन किसी भी सोल के लिए गिफ्ट की तरह काम करते हैं, खास होते हैं, जिनमें वो आफ्टर लाइफ में पूरी तरह से जाने से पहले अपने बिलव्ड वंस के साथ कुछ समय बिताते हैं। ये बताने के बाद सॉकी जी योंग की बॉडी को फ्रीजर में डाल देता है और वहीं जी योंग अभी के लिए बहुत सुंदर रोड पर बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर एक बस आती है जिसमें से ह्यूनमिन उतरकर उसको देखता है और ह्यूनमिन को देखकर हाय करता है। और ये चीज देखकर वो काफी खुश हो गई थी, पर ये सच्चाई नहीं होती। और अभी के लिए तो ह्यूनमिन को जियोंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो बस अपने पुराने बिताए गए पलों को याद कर रही थी। और अब यहाँ पर कहानी को हम जियोंग के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, यानी कि एपिसोड 1 के शुरुआत में जो 4 बार ह्यूनमिन बार बार बस से उतरता है ना, वहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा था अब हमको पता चलेगा। अब मरने के बाद में जियोंग परेशान होकर बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आखिरी बार उसको ह्यूनमिन ने यही कहा था कि वो उसे बस स्टॉप पर मिले। तो आफ्टर लाइफ के अंदर भी सेम चीज घट रही थी। खैर उसी दौरान उन पलों को वो याद करती है जब ह्यूनमिन उसके साथ असल दुनिया में बहुत खुश था और वो अलग अलग जगहों पर खूब एंजॉय किया करते थे। अब उसी समय एक टेम्पल के अंदर ह्यूनमिन ने ड्रम पर टैप करके जियोंग को आई लव यू बोलना भी सिखाया था और वो वाइब्रेशंस को महसूस करके ये फील किया करती थी। और यही रीजन था कि पहले एपिसोड की शुरुआत में जब ह्यूनमिन जियोंग को देखकर पहचान नहीं पा रहा था तो काफी परेशान हो गई थी और जियोंग अपनी फिंगर से ही बेंच के ऊपर टैप टैप करके उसे अपने बारे में याद दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और जैसा कि जियोंग असल दुनिया में म्यूट होती है, इसलिए आफ्टर लाइफ में पहले टाइम बोलने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। पर ऑब्वियस सी बात है ये आफ्टर लाइफ थी, यहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल था, जिसके चलते वो धीरे धीरे बोलना सीख लेती है। और यही रीजन था कि जब ह्यूनमिन से वो पहले दिन मिली थी वो कुछ बोल नहीं पाई थी। अगले दिन वो थोड़ा सा बोलती है और तीसरा दिन जब उसका उस जगह पर आखिरी दिन होता है तो उसने ह्यूनमिन से सीधा उसके घर चलने के लिए पूछ लिया था, ताकि वो ह्यूनमिन की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रख पाए और वो जिंदा हो पाए। इवन उस समय जियोंग ने उससे ये भी कहा था कि उसके पास खाली रात के 12 बजे तक का समय ही है। खैर आगे हम ये नोटिस करते हैं कि जब ह्यूनमिन जियोंग को इग्नोर करके अपने घर की तरफ जाने लगता है तो थोड़ा दूर जाते ही वो जमीन पर गिर गया था, विच इंडिकेट्स कि उसकी रियल बॉडी पर जो घाव आए थे उसका असर इस दुनिया में भी उसके ऊपर पड़ रहा था। और सेम चीज हमने जियोंग के साथ होते हुए भी नोटिस करी थी कि उसका पैर टूटा हुआ था और ये चीज इस चीज को दर्शाता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन जियोंग ह्यूनमिन की जान बचाने के लिए खुद जाकर उसके घावों को सिला करती। जी हाँ, यानी कि पहले एपिसोड के अंदर वो उसको मार नहीं रही होती, जैसा कि कई लोग सोच रहे थे कि अगर वो उससे प्यार करती थी तो उसने ह्यूनमिन को क्यों मार दिया। वो उसे मारती नहीं है, बल्कि वो उसको अपने साथ ले जाती है और उसके घावों को सिलती रहती है, उसकी विल को स्ट्रॉन्ग रखती है ताकि असल दुनिया में वो मर ना जाए। और इसी चीज से ह्यूनमिन को जीने की होप मिल रही होती है। इवन ह्यूनमिन की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जियोंग उसे बेहोशी की हालत में उन जगहों पर लेकर जाया करती थी जहां पर वो कभी असल जिंदगी में गए थे। और वो ऐसा इसलिए किया करती थी ताकि ह्यूनमिन उसको याद कर पाए और आखिरी 3 दिनों में गायब होने से पहले वो उसको याद करे, उससे बात करे। साथ ही साथ वो उसको जिंदा भी रखना चाह रही थी। अब वो उसे एक थिएटर के अंदर भी लेकर जाती है जहां पर उसे असल दुनिया के लोग देखते भी हैं, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई उनको देख नहीं सकता। खाली वहां पर एक झलक दिखाई दी थी। हम नोटिस कर पाते हैं कि वो थिएटर के अंदर भी उसकी विल को सिल रही होती है। अब वो सेम मंदिर के पास भी जाते हैं जहां पर वो हमेशा जाया करते थे, जहां पर एक मॉन्क जो होते हैं वो जियोंग और ह्यूनमिन को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि वहां पर भी वो उसकी बॉडी को ही सिल रही होती है, यानी कि उसकी सोल को। और आपको याद होगा कि डॉक्टर भी एक पेशेंट के पास खड़े होकर बार बार यही बोल रहे थे कि उस पेशेंट के जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी विल है क्या जिसके चलते वो यहाँ पर जिंदा था। तो वो विल कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो जियोंग होती है, जो कि ऐसा ह्यूनमिन के साथ कर रही थी और ये पेशेंट भी ह्यूनमिन ही था। पर जब ह्यूनमिन की जो स्पिरिट होती है तब वो आफ्टर लाइफ में थोड़ी बहुत होश में आती है
तब भी उसको कुछ याद नहीं आता और ह्यूनमिन को असल में अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बस का एक्सीडेंट हुआ था और वो एक तरह से एक अजीब से लूप में फंस चुका है। एंड आई बिलीव कि उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं था, यानी कि उसे असल दुनिया का कुछ याद ही नहीं था कि ब्रिज के ऊपर कोई हादसा भी हुआ था। उसको बस इतना सा याद था कि हाँ, वो अपने ऑफिस से बस के अंदर बैठकर घर वापस आ रहा था और सेम चीज वो आफ्टर लाइफ के अंदर रिपीट कर रहा होता है। अब असल दुनिया में हम नोटिस करते हैं कि जियोंग जहाँ पर रह रही थी वहाँ पर उसका घर भी था और शॉप भी होती है जहाँ पर वो सिलाई बुनाई का काम किया करती। तो उसके जो ओनर्स होते हैं ना, वो वहाँ पर 2 वर्कर्स को भेजते हैं ताकि वो उसके सामान को वहाँ से हटवा दें। बट ये रात का सीन होता है, लेकिन उनको वहाँ पर एक परछाई दिखाई दे जाती है जिसको देखकर वो समझ गए थे कि अभी भी यहाँ पर जियोंग की आत्मा है, जिसके चलते वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहीं असल दुनिया में जब सॉकी की असिस्टेंट उस फ्रीजर को, यानी कि जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता था, उसे ओपन करने की कोशिश करती है जिसके अंदर उन्होंने जियोंग को रखा हुआ था ताकि वो उसका फ्यूनरल कर पाए, तो वो ओपन ही नहीं होता। सॉकी भी उसको काफी ओपन करने की कोशिश करता है पर उसके बावजूद भी वो खुल नहीं रहा था, जिसके चलते सॉकी समझ चुका था कि ये बॉडी अभी फ्यूनरल के लिए तैयार नहीं है और जियोंग को वक्त चाहिए, जिसके लिए वो बोलता है कि इसको अभी एक और दिन देना चाहिए। मीनवाइल हम लाइट शॉप के अंदर सांगसेक यानी कि डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अभी वॉन योंग की शॉप पर बारिश की वजह से रुक गया था जैसा कि उसने बोला था, और वो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस बारे में वॉन योंग सांगसेक से भी पूछता है पर सांगसेक के हिसाब से ये तो उसका प्रोफेशन ही था और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। तभी सांगसेक की नजर वहां पर रखे हुए एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर वॉन योंग ने उन टॉफी रैपर्स को रखा हुआ था जिससे कि ह्यूनजू ने उसको वो बटरफ्लाइज बनाकर दी थी। अब सांगसेक ह्यूनजू के बारे में जानने के बाद काफी शॉक्ड था। उसे असल में ये लग रहा था कि ह्यूनजू वॉन योंग की बेटी है, पर वॉन योंग उसे क्लियर करते हुए बताता है कि उसकी बेटी थी लेकिन ह्यूनजू उसकी बेटी नहीं है। अब आगे वॉन योंग सांगसेक से उसके परिवार के बारे में पूछता है जिसके बारे में सांगसेक को बस इतना ही याद था कि उसकी एक बीवी है जिसका मिसकैरेज हो गया था, और ये बताते हुए सांगसेक थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। अभी तक बारिश भी रुक जाती है और इसी वजह से सांगसेक वहां से वापस से उस टाइगर आइज वाले व्यक्ति यानी कि उसी शेफ को ढूंढने जाने लगता है। अब वॉन योंग उस समय पर उससे ये पूछता है कि क्या वो पूरी रात इसी तरह से उस बंदे को ढूंढता रहेगा, जिस पर सांगसेक उससे बस ये बोलकर चला जाता है कि यही उसका काम है। खैर इसके साथ ही सीन वहां से पास्ट में चला जाता है जहां पर हम सांगसेक को उसकी वाइफ मिही के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, और कहीं ना कहीं मिही को भी ये चीज पसंद नहीं आती कि सांगसेक हमेशा अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता है। तब सांगसेक उसको समझाता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का काम करता है और इसलिए उसका काम उसको पसंद भी है, और यही बोलकर वो वहां से सीधा अपने काम को करने के लिए चला गया था। अब प्रेजेंट टाइम में हम सांगसेक को ही देखते हैं जो कि गलियों में भागते हुए सांगहुन यानी कि शेफ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसको बार बार उसी स्कूटर की आवाज भी आ रही थी। खैर अब वो अभी ह्यूनजू के स्कूल के पास आकर खिड़की से एक लड़की को देखकर स्कूल की एक क्लास में चला जाता है जहां पर ढेर सारे लॉकर्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक लॉकर पर हेत्सल नाम लिखा हुआ था जो कि सांगसेक के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो नाम शायद वो अपनी बेटी को देना चाहता था, पर उसकी बीवी का तो मिसकैरेज हो गया था जिसकी वजह से उनको बेबी हुआ ही नहीं। जिसके साथ ही एक बार वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि मिही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सांगसेक को उसके मिसकैरेज के बारे में बताती है, जिसके बारे में जब मिही को डॉक्टर ने बताया था कि तब वो हॉस्पिटल में अकेली ही थी और सांगसेक अपने काम में बिजी था, जिस वजह से उसको खुद को अकेले संभालने में काफी प्रॉब्लम हुई और सांगसेक को इस चीज का बहुत गिल्ट होता है जिसके चलते वो अपनी बीवी से माफी भी मांगता है, पर मिही उससे बस इतना कहती है कि वो ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मिही के अंदर की नाराजगी को दिखा रहा था। अब तभी आफ्टर लाइफ में सांगसेक को जब ये सब याद आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं, वो पैनिक करते हुए भागकर घर जाने लगता है। वो अभी भी भागते हुए सांगहुन को ही ढूंढ रहा था। वो भागते हुए अब लाइट शॉप के सामने से निकलता है और वॉन योंग की नजर भी उस पर पड़ती है। अब थोड़ा सा ही दूर आने के बाद में सांगसेक थक कर जमीन पर बैठ गया था और अभी के लिए उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा होता है। इवन उसकी आंखें भी अजीब सी लग रही थी जैसे वो खुद पे खुद गिर रही हो। खैर अभी वो जैसे तैसे नॉर्मल होता है और आगे बढ़ने लगता है। अब तभी हम ह्यूनजू को देख पाते हैं जो कि आज भी हमेशा की तरह अंधेरी गली में जाने में काफी डर रही थी, इसलिए वो भागकर अपने घर ही चली जाती है जहां पर रास्ते में उसको एक डॉग भी दिखाई देता है जो कि उसको देखकर भौंक रहा था। उसको देखकर ह्यूनजू समझ गई थी कि पहले उसको जब बायंगजिन मिला था, यानी कि वही आदमी जो कि इस डॉग से परेशान था, वो इस डॉग के बारे में ही बात कर रहा होता है। और क्योंकि बायंगजिन उस डॉग को जान से भी मार सकता था, इसलिए अभी ह्यूनजू उस डॉग को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो डॉग उसको भी शायद भौंककर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और मेरे ख्याल से वो उसको भी लाइट शॉप की तरफ ले जाना चाहता था क्योंकि वो एक रेस्क्यू डॉग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। लेकिन ऑब्वियसली ह्यूनजू इस चीज को समझ नहीं पाती और उसे वहां से भगा देती है और अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट की तरफ आ जाती है जहां से वो ऊपर जा रही थी कि तभी बाहर से भागते हुए
ह्यूनमिन भी अंदर आ जाता है। अब ह्यूनजू जब उसकी रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती है तो ह्यूनमिन की शर्ट पर खून लगा देखकर उसको लगता है कि वो स्ट्रेंजर है, इसलिए जैसे ही लिफ्ट उसके फ्लोर पर आती है तो वो भागते हुए अपने रूम में आ गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि ह्यूनमिन भी वहीं पर रहता था, तो वो उसके पीछे आने लगता है। तो यहाँ पर ह्यूनजू को लग रहा होता है कि वो उसको मारने आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से गेट पीटते हुए अपनी माँ से गेट खोलने के लिए कहने लगती है। पर अभी ह्यूनमिन उसके बगल से निकलकर सीधा अपने रूम के सामने आ जाता है और वो इस जगह पर आने के बाद काफी शॉक्ड हो गया था। इवन उसे याद भी नहीं था कि वो एकदम से इस जगह पर रहने के लिए कब आ गया। यानी कि उसे लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी जिस वजह से उसकी याददाश्त ही चली गई थी। खैर अब वो अभी ह्यूनजू से इस बारे में कुछ और पूछ पाता कि वापस से वो जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर ह्यूनजू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसकी हेल्प करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहां पर शॉकिंगली जियोंग आ जाती है, जो कि ह्यूनजू से साइड होने के लिए कहती है और खुद जल्दी से ह्यूनमिन की मदद करने लगती है। और तब तक ह्यूनजू की माँ जोंग यू ही ने भी दरवाजा खोल दिया था, पर अभी ह्यूनजू अंदर जाकर चुपके से सब कुछ देखने लगती है कि असल में जियोंग जो होती है वो ह्यूनमिन के साथ क्या कर रही है, और उसने उसकी बॉडी को अपने सूटकेस में डाल लिया था। और यही सीन हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि वो उसको मार नहीं रही थी बल्कि वो उसको बचा रही थी। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और देख रहे हो यहाँ पर सच्चे प्यार की निशानी है, मरने के बावजूद भी वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाह रही थी। खैर इतने में ही पीछे से जोंग यूही ने ह्यूनजू को अंदर खींचकर उसे इशारे से शांत रहने के लिए कह दिया था, और जियोंग अभी ह्यूनमिन को लेकर वहां से जा ही रही होती है। पर जाते जाते वो गेट के बाहर से ही ह्यूनजू और जोंग यूही से पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे याद कर पा रहे हैं, जबकि ह्यूनमिन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो उनसे अलग क्यों है। पर उन दोनों में से किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वहां से कोई भी जवाब नहीं आता और जियोंग वहां से चली जाती है। तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जो जोंग यूही होती है यानी कि ह्यूनजू की माँ, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस ह्यूनजू से इशारे में बल्ब के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर ह्यूनजू अभी जोंग यूही पर भड़क गई थी। और इसका रीजन भी हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसके फ्यूनरल की तैयारी हो गई थी और उसके मुंह के अंदर ढेर सारी कॉटन्स को रख दिया गया था, जिस वजह से ना तो वो बोल पा रही होती है और ना ही ठीक से सुन पा रही होती है। उसने वाइब्रेशंस को महसूस कर गेट को खोला था। अब ह्यूनजू अपनी माँ पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि चिल्लाने के बावजूद भी उसने दरवाजा नहीं खोला था और वो कुछ बोल भी नहीं रही होती हैं। इवन कुछ समय से जोंग यूही थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। इसका रीजन यही था कि जोंग यूही को तो पता चल गया था कि वो खत्म हो चुकी है, पर ह्यूनजू को इस बारे में नहीं पता था और ना ही ये पता था कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा के अंदर है। और जोंग यूही बोल इसी वजह से नहीं पा रही थी क्योंकि सॉक ही ने उसके फ्यूनरल की तैयारी कर ली थी। जोंग यूही अभी इस बारे में ह्यूनजू को कुछ भी बता नहीं पाती, जिससे कि ह्यूनजू को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। कहीं ना कहीं जोंग यूही चाहती थी कि ह्यूनजू बार बार लाइट शॉप पर जाए, जिसका रीजन बस यही था कि शायद उस लाइट शॉप की मदद से ही रियल लोगों की दुनिया में वो वापस जाया जा सकता था। और वो ये चाहती थी कि ह्यूनजू अपना लाइट बल्ब वहां पर जाकर ढूंढे और असल दुनिया में चली जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो ह्यूनजू होती है वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती थी, जिसके चलते उसके अंदर जीने की विल नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि उसको इस बारे में पता ही नहीं था। पर अभी होता यह है कि ह्यूनजू ने गुस्से में आगे से बल्ब लाने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उस गली में जाने में उसको काफी डर लगता था और वहां पर स्ट्रेंजर्स भी रहा करते थे। साथ ही साथ उसको ये भी लगता है कि उसके दोस्त भी अजीब बर्ताव करते हैं, उससे कोई बात नहीं करता। खैर अब वहीं जियोंग जो होती है वो ह्यूनमिन को नीचे ले जाकर यही सोचने लगती है कि अभी वो उसको कहां पर लेकर जाए, उसको कुछ याद ही नहीं था। मीनवाइल अब प्रेजेंट टाइम में हम नर्स योंगजी को देखते हैं, जो कि आज जब हॉस्पिटल में आती है तो सबसे पहले वो उसी बूढ़ी लेडी से बात करने के लिए जाती है, जिसको उसने पार्किंग के अंदर आते हुए अपने कार के रियर व्यू मिरर में देखा था। और वो औरत असल में एक स्पिरिट होती है। कहीं ना कहीं उसे उसके मरने की वजह से उसके घर वालों का रोना पसंद नहीं आ रहा था और वो उन्हें ऐसे हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। साथ ही साथ उसे इस बात का भी पछतावा था कि अब उसे सब कुछ भूलना पड़ेगा। जैसा कि वॉन योंग ने भी कहा था कि कुछ टाइम बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे और यहीं पर आराम से रहने लगेंगे। अब तब योंगजी जो होती है वो दादी माँ के रिग्रेट को कम करने की कोशिश करती है और उससे बहुत अच्छे से बात करके अपने काम को करने के लिए चली जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमने नोटिस करी है कि यहाँ पर जो योंगजी होती है ना, वो खाना वैसा कुछ नहीं खाती है, वो खाली सन ड्राइड टमेटोज या फिर टमेटोज खाती है, जो कि शायद उसे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने उसे कुछ और खाना खाते हुए अभी तक देखा नहीं था, खाली वो टमाटर खाया करती। अब हो सकता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ होगा उसके बाद आफ्टर लाइफ में वो वही खाया करती होगी, या फिर शायद से उसके किसी घर वाले का ये फेवरेट रहा होगा। एनीवेज तभी उसकी नजर जियोंग पर पड़ती है, यानी कि उसी आत्मा पर जो कि ह्यूनमिन के बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो स्टार्टिंग से ही आत्माओं को देख सकती थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में एक आदमी भी आया था जिसको उसने देखा भी था, बट उसे ऐसा लगा कि वो कोई नॉर्मल पेशेंट है और उसने उसे ये कह दिया था कि वो जाकर वहां पर इंतजार करे, जिसके बाद उसका क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चलता। एनीवेज अब जियोंग जो होती है वो काफी रो रही होती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ह्यूनमिन को कैसे
कैसे होश में लेकर आए, उसे कैसे बचाए। तब नर्स जियोंग उसके पास जाकर उससे भी माफी मांगते हुए बताती है कि वो लोग अपनी तरफ से ह्यूनमिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। पर कुछ ऐसा है जो कि ह्यूनमिन को अब तक जिंदा रखे हुए है, वरना वो बहुत पहले ही मर गया होता, जो कि कुछ और नहीं बल्कि खुद जियोंग ही थी। और तभी जियोंग को याद आता है कि जब जब उसने ह्यूनमिन की स्पिरिट को सिला था, तब ह्यूनमिन के जीने की उम्मीद बड़ी थी। और यही रीजन था कि डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूज हो रखे थे कि आखिर वो जिंदा कैसे है। खैर अब वहां से सीन सुनहे पर आता है, जो कि अपने घर में स्टक हो चुकी थी और वो रो रही होती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो अपने घर से बाहर कैसे निकले। तभी उसको उस रूम से वापस से बल्ब की रोशनी आती है जिसमें लैंडलॉर्ड ने उसे जाने से मना करा था। अब सुनहे के उस रूम में जाने पर वो बल्ब को ध्यान से देखती है तो उसको उसके पास्ट के विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो हाईवॉन को देखती है। और उसे ये भी याद आता है कि एक्सीडेंट के वक्त पर कैसे हाईवॉन ने उसकी जान बचाने के लिए उसको इतनी जोर से पकड़ लिया था कि एक्सीडेंट का सारा इम्पैक्ट उसके ऊपर आया, ना कि सुनहे के ऊपर, जिस वजह से ही उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई और सुनहे की जान बच गई। यानी कि उसने सच्चे प्यार का सबूत दिया था। और इस बारे में डॉक्टर सुनहे के सामने ही बात कर रहे थे, जिसके चलते उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। और इस बारे में याद आते ही उसे अपने किए पर काफी पछतावा होने लग गया था कि उसने हाईवॉन के साथ कितना गलत बर्ताव किया। इवन उसे ये भी समझ आ चुका था कि ये जो एंटिटी यहाँ पर है वो कोई और नहीं बल्कि हाईवॉन ही है और वो उसके साथ घर में है। ये याद आते ही सुनहे जोर जोर से रोने लगी थी कि तभी हाईवॉन ने भी उसके सामने आकर उसको हक कर लिया था। अब तभी हम नर्स योंगजी को देख पाते हैं, जो कि अगली सुबह काम खत्म करके जब अपने घर पर जा रही होती है तो वो एक बच्चे को नोटिस करती है जिसको हमने बस में देखा था, यानी कि जिसकी दादी जी ने उसको बस के अंदर चढ़ाया था। और उसने बस ड्राइवर को बोला भी था कि वो उसके पोते का ध्यान रखे, जिसका नाम वुनचुल था। अब हम ये देखते हैं कि उसे किसी और ने नोटिस नहीं किया था। सबसे बड़ी बात कि 8वें फ्लोर पर आना हर किसी को अलाउड नहीं था, लेकिन वो वहां पर बैठा हुआ था। उसने अपने साथ एक बास्केटबॉल ले रखी थी और वो उस बास्केटबॉल को इसलिए लेकर आया था ताकि वो इसको जियोंग को दे पाए, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा था कि इसी बॉल की वजह से उसकी जान बची थी। तभी हम 5वें एपिसोड के उस समय को देख पाते हैं जब यह हादसा हुआ था। तो असल में उस बस एक्सीडेंट के दौरान जियोंग ने वुनचुल की तरफ अपने बैग को फेंक दिया था, जिसके अंदर यही बास्केटबॉल थी, जिसकी वजह से शायद उसकी जान बच पाती। उसने उसे वो पहनाकर उसे बस से बाहर भेज दिया था। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि वो ऊपर तो आया था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो सांस नहीं ले पा रहा था। और अभी के लिए नर्स योंगजी जो होती है वो उस बच्चे से उस बास्केटबॉल को ले लेती है। वियर्ड बात ये होती है कि उसके कपड़े बिल्कुल सिमिलर थे जो कि उसने बस हादसे वाले दिन पहने थे, और मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचा था, जिसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब यूजीन हॉस्पिटल के अंदर नई नर्स ज्वाइन करती है और उनको बाहर जाना पड़ता है किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि कोई बच्चा खत्म हो गया था। अगर हम उस स्ट्रेचर को ध्यान से देखें तो वहां पर जो बॉडी जा रही थी ना, वो किसी एडल्ट की नहीं थी बल्कि किसी छोटे बच्चे की थी। तो मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं बल्कि वो पक्का वुनचुल होगा, क्योंकि उसकी जान नहीं बच पाई थी। अदरवाइज उसको कोमा में दिखाया जाता, हमें कभी भी उसे कोमा में नहीं दिखाया गया था। और मुझे ऐसा भी लगता है खाली उसके घर के अंदर उसकी दादी होगी या फिर उसके पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो शायद बाहर रहते होंगे, जिसके चलते वहां पर कोई भी नहीं आया था। और अगर वहां पर कोई आया भी होगा तो हमें उसे दिखाया नहीं गया, ये सब कुछ बैकग्राउंड में हुआ था। बट मैं 100% श्योर हूँ कि वो नहीं बच पाया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था और वो फ्रंट में ही बैठा हुआ था, ड्राइवर खत्म हो गया तो वो कैसे बच सकता है। और जो बस भी गिरी थी वो बिल्कुल ड्राइवर साइड से ही नीचे गिरी थी, तो उसका बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो ये मेरी पर्सनल थियरी है कि वो बचा नहीं था, ये उसकी स्पिरिट थी जिसको आइडिया नहीं था कि वो लिविंग वर्ल्ड में आ चुकी है। खैर अब वापस से हम जियोंग को देख पाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड ह्यूनमिन को लेकर जा रही होती है। तब उसको सांगवॉन यानी कि वो बस ड्राइवर दिखाई देता है, पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और बस चलते रहते हैं। ऑब्वियसली वो उसे नहीं जानता था। तब तक वहां पर संग सिक भी आ चुका था, जो कि इस बार जब अपने लाइटर को जलाता है तो उसका लाइटर जल जाता है, जो कि काफी शॉकिंग बात थी उसके लिए, क्योंकि असल दुनिया में उसने जितनी बार भी लाइटर को जलाने की कोशिश करी थी उसका लाइटर कभी भी नहीं जलता था। और उसी लाइटर की रोशनी में जब वो अपनी परछाई को देखता है तो हम नोटिस करते हैं कि उसके सर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से गायब था और उसका सर फटा हुआ था, यानी कि उसको काफी गहरी इंजरी हुई थी। अब ये नोटिस करने के बाद में सांगसेक समझ चुका था कि ये जगह सच में बहुत अजीब है और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है। यही सोचकर वो भागते हुए लाइट शॉप में वापस जाता है, जहाँ पर सांगसेक एक लैंप में लगे हुए बल्ब को ब्लिंक करते हुए नोटिस कर रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद में सांगसेक जो होता है वो वॉन योंग से कॉफी मांगता है, और सबसे अजीब चीज ये थी उसको ना तो कॉफी के गर्म होने के बारे में एहसास हो रहा था और ना ही उसको उसका टेस्ट पता चलता है। इस बात से सांगसेक का दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगह असल में है क्या। वो इसके बारे में वॉन योंग से जानना चाहता था, साथ ही साथ वॉन योंग को वो लाइटर भी शो करता है, जिसकी वजह से उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो असल दुनिया में तो नहीं है। साथ ही साथ यहाँ से सीन अब पास्ट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असल में ये लाइटर उसकी बीवी ने उसे गिफ्ट के तौर
पर दिया था। अब तभी वॉन योंग सांग सिक की इतनी खतरनाक ऑब्जर्वेशन पावर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारी स्पिरिट्स वगैरह आया करती थी, पर किसी को भी इस बात का एहसास इतनी आसानी से नहीं होता था। साथ ही साथ उनको डिटेल्स भी याद नहीं रहती थी। सांग सिक ने वहां पर और भी काफी सारी चीजें नोटिस करी थी, जिससे कि उसको लग रहा था कि वो लाइट शॉप असल में बस लाइट शॉप नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ और भी होता है और वहां पर कभी भी सुबह नहीं होती। इसलिए सांग सिक उस जगह के बारे में जल्दी से ज्यादा जानना चाहता था। और तभी वॉन योंग अपने चश्मे को उतार कर ये भी कहता है कि वो भी इस जगह के बारे में जानना चाहता था। और तब हम देखते हैं कि वॉन योंग की आंखें भी टाइगर आईज है, जो कि हम पहले के एपिसोड्स में भी देख चुके हैं, यानी कि वो अभी घटित हो रहा था। जिसके साथ ही एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हम आ चुके हैं लाइट शॉप सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड पर, यानी कि 7वें एपिसोड पे। तो 7वें एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 6 खत्म हुआ था। सांग सिक लाइट शॉप के अंदर वॉन योंग से इस जगह के बारे में जानने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि उसको ये जगह बहुत अजीब लग रही होती है एंड बीइंग अ डिटेक्टिव उसकी नजर बहुत तेज थी। तभी वॉन योंग अपना चश्मा उतारता है और उसकी आंखें टाइगर आइज में बदलकर सांग सिक को एक काइंड ऑफ हिप्नोटाइज सा कर देती हैं, या फिर ये कहें कि उसे रोक सा देती हैं। और तब वो उसको अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो इस जगह पर कैसे आकर फंस गया था और यहाँ का गार्डियन कैसे बन गया। तो ये बात है आज से लगभग 40 से 50 साल पहले की, जब कोरिया के एक इलाके में भूकंप आया था, जिस दौरान वॉन योंग समेत उसकी बेटी यूही और भी काफी सारे लोग मलबे के नीचे दब गए थे। हम नोटिस करते हैं कि दोनों की ही हालत खराब होती है और बचने के चांसेस भी कम थे। लेकिन तभी वॉन योंग अपनी बेटी से वादा करता है कि वो जल्दी ही मदद लेकर वापस आएगा। हमको ये भी पता चलता है कि वॉन योंग के पास इतनी सारी येलो टॉफी रैपर्स क्यों थी, क्योंकि उसकी बेटी उन टॉफीज को खाया करती और उसको भी खिलाया करती, और सेम बात ह्यूंजू को उसने बताई थी। अब वॉन योंग जो होता है वो अपनी बेटी यूही को आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है, जहां पर उसको एक रोशनी दिखाई दे रही थी, और अब वो सीधा उसी लाइट शॉप के पास आ गया था। वहां पर इस बार एक लेडी होती है जिससे वो हेल्प मांगता है, लेकिन वो सेम सवाल पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अब वॉन योंग बस अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी कोई हेल्प नहीं करती, और अब वो गुस्से में आकर वहां की एक लाइट को तोड़ने ही वाला था कि तभी वो लेडी भी सेम टाइगर आइज की मदद से वक्त को ही रोक सा देती है, जिसकी वजह से वॉन योंग की आंखें भी सांग सिक की तरह ही सफेद पड़ गई थी, यानी कि उसने उसको भी हिप्नोटाइज या फिर काइंड ऑफ रोक दिया। और तब जाकर वॉन योंग को एक रंबलिंग यानी कि बहुत ही तेज गर्राहट सी महसूस होती है, जो कि असल में अर्थक्वेक की थी। उसको समझ आ गया था कि असल में वो मर चुका है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। हम ये भी देख पाते हैं कि वहां पर सीलिंग पे लटके गए ढेर सारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ढेर सारे लोग अर्थक्वेक की वजह से ऑलरेडी मारे गए। और ये सीन जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वॉन योंग जिस तरह से रो रहा होता है ना, उसको देखकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। खैर अब वो उस लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी यूही को बचा ले, और वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी है। जिस पर लेडी उसकी बात मानते हुए उसको ही इस शॉप का गार्डियन बना देती है, और अब वो वापस से अपनी बेटी के पास जाता है और उसको उसका लाइट बल्ब देता है, यानी कि वो जरिया जिससे कि वो असल दुनिया में जा पाए। यानी कि वो तो ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जो स्पिरिट थी ना, वो अभी भी यहीं पर फंसी हुई थी, लेकिन हाँ वो जिंदा हो सकती थी। अब वॉन योंग की आंखें खुद पे खुद टाइगर्स वाली हो जाती हैं, विच एक्सप्लेन्स कि वो यहाँ पर कैसे आया, कैसे वो सब कुछ गार्डियन वगैरह बन गया था। लेकिन उसने अपनी बेटी को बचा लिया, और बाद में रेस्क्यू टीम ने उसकी बेटी यूही को निकाल लिया और उसने अच्छी जिंदगी जी होगी। मतलब कि जो लाइट शॉप है ना, वो स्पिरिट्स के लिए वापस जाने का एक काइंड ऑफ रास्ता है, या फिर ये कहो कि एक तरह का बस स्टॉप है। और जिन लोगों की स्पिरिट जिंदा है वो यहाँ पर आकर वापस से असल दुनिया में जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस दुनिया में अगर कोमा वाले पेशेंट्स आते हैं जो कि जिंदा हो सकते हैं, वो थोड़े से अजीब होते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव की जो आईज होती हैं वो बार बार अजीब हो रही थी, यानी कि वो असल दुनिया में अभी जिंदा था। और ऐसे ही यहाँ पर डेफिनेशन गोस्ट की भी होती है कि जब लिविंग वर्ल्ड में वो जाते हैं, यानी कि मरे हुए लोग, तो वो गोस्ट कहलाते हैं और वो भी अजीब दिखाई देते हैं, और इसलिए उनको स्ट्रेंजर्स कहा जाता है, और रियल वर्ल्ड में उनको भूत बोलते हैं। और यही रीजन था जो लड़की स्टार्टिंग में जलकर मारी गई थी, वो भी अजीब सी दिख रही थी। और आपने नोटिस भी करा होगा कि वॉन योंग जो था वो इसलिए ही दिखने में इतना बुजुर्ग हो गया था, एज वो यहाँ पर बहुत सालों से था और उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। खैर अब कहानी वापस से लाइट शॉप पर आती है, जहां पर डिटेक्टिव अभी भी डायरेक्ट सवाल करता है कि ये जगह है क्या, वो उसे साफ साफ बताए। और अब जाकर हमको पता चलता है कि ये जगह असल में आफ्टर लाइफ है, और ये हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। खैर तभी पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, जो कि आफ्टर लाइफ को दर्शाता है। तभी हम बैंग जिन को देख पाते हैं, यानी कि उसी आदमी को जिसको कुत्ते की भौंकने की आवाज आया करती, और वो अभी भी उसी डॉग का पीछा करता रहता है। मीनवाइल सॉन्ग बियोंग नाम की एक न्यू नर्स यूजीन हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है, एज वहां पर सभी को
हेल्प की जरूरत थी और ये हॉस्पिटल काफी छोटा था, लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट से ये सबसे पास में था, इसलिए सबको यहाँ पर एडमिट करा गया था। खैर अब सोंग ब्योंग को ट्रेन करने का काम मिलता है नर्स योंगजी को, जो कि एक पेशेंट के बारे में बताती है जिसका नाम बायांग जिनी था। जी हाँ, उसका भी सेम दिन ही एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अलग जगह पर। वो असल में ट्रैकिंग पर माउंटेन्स में गया हुआ था अपने डॉग मैक्स के साथ, जो कि पहले रेस्क्यू डॉग हुआ करता था। पर हुआ ये कि बायांग जिन हाइपोथर्मिया की वजह से कोमा में था, शायद फिसल कर गिर गया होगा और उसको ठंड भी लग रही थी, लेकिन उसके डॉग ने उसके ऊपर खुद को रखा जिससे कि बायांग जिन गर्म रहे और इसलिए वो अब तक जिंदा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉग मर चुका था। जी हाँ, और मैक्स के शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा भी धंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और ये डॉग ही था जो कि बायांग जिन को भौंक भौंक कर लाइट शॉप की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जिंदा हो जाए। बायांग जिन भी समझ जाता है कि वो रेस्क्यू डॉग था, इसलिए जब तक बायांग जिन बच ना जाए वो भौंकता रहेगा। और देख रहे हो आफ्टर लाइफ के अंदर भी वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। डॉग्स आर सच एंजल्स। खैर ये भी समझ में आ जाता है कि क्यों बायांग जिन की स्पिरिट ठंडी पड़ रही थी, क्योंकि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हुआ था और हाइपोथर्मिया के दौरान शरीर का तापमान बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है। एंड ट्रू मैन वर्सेस वाइल्ड वाले कमेंट करो। खैर अभी हम ह्युंजू के पिता को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के फ्यूनरल पर थे और वो हॉस्पिटल में कॉल करते हैं कि क्या उसकी बेटी को होश आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और नर्स हियो से ही उनकी बात हुई थी, जिससे कि वो काफी हताश हो जाते हैं। अब नर्स योंगजी ह्युंजू की हालत बताती है कि इसको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, लेकिन इसे इंटरनल इंजरी हुई है जिसमें बचने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और ये इतना बच पाई है अपनी माँ की वजह से, जिन्होंने उसको बचाने की पूरी कोशिश करी थी। और बस के अंदर हम सेम सीन को देखते भी हैं। खैर तभी हम ह्युंजू की स्पिरिट को आफ्टर लाइफ के अंदर घर में रोता हुआ देखते हैं और उसकी माँ परेशानी में कहीं बाहर जाने की कोशिश करती है। और उसकी माँ रोज उससे एक बल्ब नहीं मंगवाया करती थी, बल्कि वो उसको उस लाइट शॉप में भेजकर उसके जीने की विल को जगाना चाह रही थी। लेकिन ह्युंजू अपनी माँ को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी और इसलिए अब वो खुद ही लाइट शॉप की तरफ जाने लगती है। अब असल दुनिया में हम देख पाते हैं कि ह्युंजू की माँ का फ्यूनरल कल होने वाला था और उनके मुंह में रुई भी डाली गई थी और इसी वजह से उनकी स्पिरिट अब बात नहीं कर पा रही थी, मीनिंग शी वॉज डेड। अब तभी हम हाईवॉन और सुन्हे के बारे में जानते हैं कि हाईवॉन ने असल में सुन्हे को बचाने के लिए बहुत अच्छे से जकड़ा हुआ था ताकि सारा डैमेज उसको ही आए। और हाईवॉन ने सच्चे प्यार का सबूत दिया, लेकिन हाईवॉन का भी फ्यूनरल जल्दी होगा और वो भी नहीं बच पाई। सुन्हे कोमा के अंदर थी, लेकिन उसकी स्पिरिट हाईवॉन के साथ उस घर के अंदर है और वो गेट कभी अंदर से लॉक्ड था ही नहीं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा, यानी कि सेकंड एपिसोड के अंदर वो खुद से ही बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए हाईवॉन उसको समझाती है कि उसको जीना पड़ेगा, लाइट शॉप पर जाकर अपने लिए एक बल्ब ढूंढना होगा जिससे कि वो असल दुनिया में जा पाएगी। अब तभी हम एपिसोड 1 के बिल्कुल शुरुआत वाले व्यक्ति को देख पाते हैं, जो कि मॉर्ग रूम को ढूंढते हुए आया था, जिसके कान से मिट्टी भी निकल रही थी। वो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लंबे समय से था, यानी कि कोमा में था और उसके कान में हेडफोन्स योंगजी ने लगाकर रखे हुए थे ताकि उसको उसकी लाइट मिले, वो वापस आ जाए। अब जियोंग के बारे में भी डिस्कशन करा जाता है, यानी कि वही लड़का जो कि अंधेरी गली के अंदर गाना गाया करता था, जिसके पास एक बास्केटबॉल रखी गई थी, जो कि असल में योंगजी ने ही एक छोटे बच्चे के कहने पर रखी थी ताकि उसको भी जीने की एक उम्मीद मिले। और तभी एक और पेशेंट खत्म हो जाता है, जो कि दिखने में कोई बच्चा जैसा लग रहा था और सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और अंदर आकर नर्स कई सवाल करती है कि क्या यहाँ पर हमेशा कोमा पेशेंट्स ही आते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी एज ये उसका पहला दिन था। तब नर्स योंगजी ये बताती है कि यहाँ पर आईसीयू में काम करना सबसे मुश्किल होता है। वो ये भी बताती है कि वो गार्डियंस हैं इस बॉर्डर लाइन के और ये एक तरह से एक ऐसी जगह है जहाँ पर या तो लोग जी जाते हैं, नहीं तो आफ्टर लाइफ में ही रह जाते हैं। मीनवाइल हम सॉकी को देखते हैं, यानी कि उसी मॉर्टिशियन को, जो कि अपनी असिस्टेंट से बस ड्राइवर सोंग वॉन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये एक हादसा था, उसकी गलती पूरी तरह से नहीं थी और उसका भी फ्यूनरल कल करा जाएगा, यानी कि बस ड्राइवर भी नहीं बच पाया। अब स्पिरिट वर्ल्ड में हम सोंग वॉन को ही देख पाते हैं, जो कि बास्केटबॉल का पीछा करते हुए भागते हुए सीधा सीधा जियोंग के पास आकर उससे माफी मांगता है। और ये बास्केटबॉल यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक नहीं थी, बल्कि ये कलरफुल होती है, विच इंडिकेट्स कि ये रियल दुनिया की एक चीज है। वो जियोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि सब उसकी वजह से हुआ और उसको पैसे का लालच ना करके बस को ठीक करवाना चाहिए था, या फिर बस को कभी ले जाना ही नहीं चाहिए था। तभी वो जियोंग को अपनी बैग पर उठाकर लाइट शॉप की तरफ ले जाने लगता है, जिससे कि एटलीस्ट वो तो जिंदा हो जाए। अब लाइट शॉप पे फाइनली संग सिक को समझ आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो यहाँ पहुंच गया। वो बार बार कहीं भी जाए वो इसी लाइट शॉप के पास आ जाया करता। उसको अपनी बीवी के मिसकैरेज का भी दुख होता है, लेकिन वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ अब वो जीना चाहता है और बस उसको अपनी लाइट मिल गई थी। उसका लाइटर ही उसकी लाइट थी। वो लाइटर जलाता है और बस सीधा उसकी आंख खुलती है आईसीयू के अंदर, जहां पर योंगजी उसको देखकर काफी खुश होती है।
और यहाँ पर उसको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूटर की आवाज थी जो कि उसी शेफ की होती है, जिसके चलते वो बार बार इसी लाइट शॉप पर आ जाया करता था। एनीवेज अब बायांग जिन का डॉग भी उसको लाइट शॉप तक लेकर आ चुका था और बस वो भी अपने लाइट बल्ब को ढूंढकर असल दुनिया में आ जाता है, लेकिन ये डॉग नहीं बच पाया था। अब बस ड्राइवर ने भी जियोंग को लाइट शॉप तक पहुंचा दिया था, जहां से वो कई बार तो गुजरा था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है कहां पर। अब जियोंग जो होता है उसने बस ड्राइवर को ये बता दिया था कि शायद और लोगों को भी हेल्प चाहिए होगी, और जिस घर के पास वो बैठा हुआ था वहां पर अंदर 2 लड़कियां रहती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जो कि हैं सुनहे और हाईवॉन। वो तो मर चुका है, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, और जो उसके पास फ्यूनरल के 3 दिन थे उनका फायदा उठाकर वो सबको बचाना चाह रहा था, एटलीस्ट अभी जो जिंदा हो सकते थे, क्योंकि अगर 3 दिन पूरे हो गए और उसका फ्यूनरल हो गया तो वो सब कुछ भूलकर यहीं हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। अब फाइनली जियोंग भी शॉप में अपना लाइट बल्ब को ढूंढ रहा होता है, जो कि काफी अच्छी तरह से रखा गया था, यानी कि काफी डिफरेंट था, और शायद सबकी विल के हिसाब से उनके बल्ब हुआ करते थे या फिर उनकी एज के हिसाब से। और फाइनली वो भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वॉन योंग ये कहता है कि उम्मीद है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, और इसी के साथ में 7वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं लाइट शॉप सीरीज के फिनाले पर, यानी कि 8वें एपिसोड पर, जिसकी शुरुआत 5 साल पहले उस समय से होती है जब रिसेंटली ही योंगजी कोमा से बाहर आई थी। जैसा कि उसने बताया था कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अपने ड्रीम में जो दुनिया देखी थी वो सच थी भी या फिर नहीं। बस उसको इतना पता था कि मिसेस हियो ने उसका इतने अच्छे से इलाज किया जिसकी वजह से वो जिंदा रही, इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो उनकी तरह ही नर्स बनेगी। वो अपनी एजुकेशन को पूरी तरह से बदल रही थी, और साथ ही साथ उसके पास में जो MP3 प्लेयर और ईयरफोन्स थे वो उसको मिसेस हियो ने ही दिए थे एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि उसकी आंख क्रिसमस पे खुली थी। अब प्रेजेंट टाइम में अचानक से उस पेशेंट की हालत खराब होने लगती है, जो कि काफी लंबे समय से कोमा के अंदर फंसा हुआ था, यानी कि वही व्यक्ति जो कि मॉर्ग रूम का रास्ता ढूंढ रहा था। और आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि उसकी जो लाइट शॉप या फिर ये कहें कि जो उसका ढूंढने का तरीका था अपने बल्ब को, अपनी स्पिरिट को, वो बिल्कुल अलग टाइप का था। और जब सभी नर्सेज उसके पास जाती है तो पता चलता है कि हकीकत में वो इंसान कोमा से बाहर आ चुका है, और सारी चीजें भी बस योंगजी के इलाज की वजह से पॉसिबल हो पाई थी, इसलिए वो बहुत खुश होती है। यानी कि स्टार्टिंग में योंगजी ने उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट को देखा था। अब आगे हम रोड पर चल रही एक कार को देखते हैं, जो कि जब ब्रिज पर एक्सीडेंट स्पॉट के पास से गुजरती है तो उसके ड्राइवर को लगता है कि जैसे उस स्पॉट के पास कोई हो, मगर गाड़ी रोककर बाहर आने पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो इस सीन को अपना वहम मानकर वहां से चला जाता है। पर बाद में हम उस जगह पर जियोंग को ह्यूनमिन की बॉडी को वापस से सिलते हुए देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर इस धरती के ऊपर कई ऐसे लोग थे जो कि स्पिरिट्स को देख सकते थे। जिसके बाद जब ह्यूनमिन की आंख खुलती है तो भी उसे कुछ याद नहीं आता, जिससे कि जियोंग बहुत ही ज्यादा टूट गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ह्यूनमिन को सब कुछ याद आ जाए, अदरवाइज वो गायब हो जाती। और वो खुद अभी तक इस टाइम पर इस दुनिया में इसलिए रह पा रही थी क्योंकि उसने फ्रीजर के गेट को बंद करके रखा हुआ था, जिससे कि सॉक ही उसकी बॉडी को फ्यूनरल पर नहीं ले जा पा रहे थे। अब अगले दिन जियोंग सेम स्पॉट पर बैठकर ह्यूनमिन की बस का इंतजार करती है, पर बस के स्टैंड पर आने से पहले ही इस बार वो बस में चढ़ जाती है और ह्यूनमिन के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगती है कि अगर सच में वो उससे प्यार करता था तो उसको वो याद क्यों नहीं आ रही है। लेकिन ह्यूनमिन को अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए गुस्से में आकर जियोंग बस के अंदर ही उसकी शर्ट को खोल देती है, जहां पर वो अपने पेट पर बहुत सारे टांकों को यानी कि स्टिचेस को नोटिस करता है, जो कि असल में जियोंग ने उसकी स्पिरिट को बचाने के लिए, उसको रियल लाइफ में जिंदा करने के लिए लगाए थे, जिससे कि वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। पर आसपास के लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट वो ये भी बोलती है कि उसके अलावा उसे और कोई नहीं देख सकता, यानी कि यहाँ पर वो इनडायरेक्टली लिविंग के साथ रह रहे थे, लेकिन उनको इस बारे में आइडिया नहीं था। अब जियोंग को भी बस ह्यूनमिन ही देख पा रहा होता है, और तब जियोंग उससे सब कुछ याद करने के लिए कहती है। अब अगले ही सीन में हम ह्यूनमिन के घर के अंदर जियोंग के पास उसे बैठा रोते देखते हैं, क्योंकि उसे अभी भी सब कुछ याद नहीं आया था, लेकिन उसे इतना समझ में आ चुका था कि हाँ वो खत्म होने वाला है, उसकी स्पिरिट वीक पड़ रही है, और जियोंग यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रही थी। वो उससे माफी मांगता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतने टाइम से वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा बर्ताव कर रहा था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, विच इंडिकेट्स की रियल दुनिया में एक्सीडेंट के दौरान पक्का उसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसके साथ मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम हुई है। और जब उसे पता चलता है कि जियोंग खत्म हो चुकी है, वो और ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। अब असल दुनिया में किसी भी बॉडी के फ्यूनरल के लिए 100 की भी ज्यादा टाइम इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो फ्रीजर के गेट को तोड़कर जियोंग का फ्यूनरल करने का डिसाइड करते हैं, और जियोंग भी इस बात को समझ जाती है, और इसलिए वो अभी ह्यूनमिन को असल दुनिया में जिंदा करने के लिए उसे लाइट शॉप में जाने के लिए कहती है। साथ ही साथ बताती है कि वहां जाकर उसको ऐसा बल्ब लेना है जो कि उसके पास जाकर ब्लिंक करने लगे, और उसकी हेल्प से ही वो असल जिंदगी में वापस
वापस जा पाएगा। पर अभी ह्यूनमिन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। अब वहीं बस ड्राइवर जियोंग की मदद करने के बाद में सुनहे और हाईवॉन के घर के बाहर आ चुका था, जहां पर सबसे पहले तो वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए हाईवॉन से माफी मांगता है और सुनहे की हेल्प करने की बात करता है। हाईवॉन खुद भी इस बात को समझ गई थी कि सांगवॉन ने ये सब जानबूझकर नहीं करा और उसने जो कुछ भी किया उसका पछतावा उसे था, और इसलिए फिलहाल वो उसे उस अपार्टमेंट में जाने के लिए कहती है जहां पर हिंजू रहा करती थी, क्योंकि हिंजू ने उसको बताया था कि वो कहां पर रहती है, किस अपार्टमेंट में रहती है। जिसके बाद वो जाकर सीधा सुनहे को संभालती है। अब सांगवॉन यानी कि बस ड्राइवर जब अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे हिंजू की माँ यूही मिलती है, जो कि पिछले एपिसोड में लाइट शॉप की तरफ जाने के लिए निकल गई थी। अब सांगवॉन भी उससे अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, पर जब उसको पता चलता है कि वो भी नहीं बची हैं, तो वो और तेज रोने लगता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूही जो होती है वो रूई की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो सांगवॉन को इशारों में हिंजू के बारे में बताकर उसे अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए कहती है। और अब वो खुद ही लाइट शॉप में जाकर वॉन योंग को हिंजू का लॉकेट दिखाती है। अब वॉन योंग भी इस बात को समझ गया था कि यूही जो है ना वो खत्म हो चुकी है और फिलहाल वो अपनी बेटी हिंजू को बचाने के लिए उसका बल्ब लेने आई थी। पर वॉन योंग ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं कर सकता था, इसलिए गुस्से में यूही उसका कॉलर पकड़कर उसे हिलाने लगती है। तब वॉन योंग को अपनी टाइगर आईज इस्तेमाल करके सब कुछ रोकना पड़ता है, और जब यूही वॉन योंग की शक्ल देखती है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यही उसके पिता थे। जी हाँ, ये जो यूही है यानी कि हिंजू की माँ, वो असल में वॉन योंग की ही बेटी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी को बचाने के लिए वॉन योंग ने सैक्रिफाइस दिया था, यानी कि उसकी बेटी ने काफी अच्छी जिंदगी जी, और हिंजू कोई और नहीं बल्कि वो वॉन योंग की ही ग्रैंड डॉटर है, और इसलिए ही उसका रिश्ता उससे स्टार्टिंग में काफी अच्छा सा बन गया था। और यूही को तो बचाने के लिए आखिरी लाइट शॉप ओनर से उसने डील करी थी, जिसके बदले में अब वो खुद वहां का गार्डियन बना बैठा था। अब यूही को सब कुछ समझ आ गया था और वो वहां पर उन रैपर्स को भी देख लेती है। अब वो वॉन योंग को टॉफी खिलाते हुए सब कुछ याद दिलवाने की कोशिश करती है, जिसको याद आने पर रोते हुए वॉन योंग यूही को गले लगा लेता है। और इन सीन्स के इमोशंस वैसे तो एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इनको देखते हो तो आप कहानी की डेप्थ को समझ पाओगे कि शुरुआत से कहानी कितनी सीरियस थी, पर उसे इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता था। यहाँ पर जो इमोशंस है ना, वो देखकर बहुत ही ज्यादा भारीपन सा फील होता है। खैर, अब जब हिंजू को अपने घर में अपनी माँ काफी देर तक नहीं मिलती तो वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है, जहाँ पर अब तक अपार्टमेंट के नीचे सांगवॉन भी पहुंच गया था। इनफैक्ट हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि वहां पर जिंदा इंसान भी जाते हैं जो कि उसे नोटिस नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं कि सांगवॉन जो होता है ना, उसके 3 दिन पूरे होने वाले थे, इसलिए उसके पास अब वक्त ज्यादा नहीं था। सबसे पहले वो हिंजू को रोककर उसे माफी मांगता है और उसको बताता है कि उसे लाइट शॉप में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ ऐसे समय में भी बस हिंजू को बचाने की कोशिश कर रही है। हिंजू अभी भी कुछ समझ नहीं पाती। इवन सांगवॉन की हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी और उसके मुंह से बार बार पानी निकल रहा होता है, विच एक्सप्लेन्स कि उसकी मौत किस तरह से हुई थी। पानी बहुत ही ज्यादा उसके अंदर चला गया था। अब तभी हिंजू सांगवॉन की मदद करने के लिए पास के लोगों से हेल्प मांगती है, पर उसे कोई भी देख नहीं सकता था। और अब हिंजू को इस बात का एहसास होता है कि अब तक वो जहां पर भी जा रही थी वहां पर कोई भी उसे देख नहीं सकता, जैसे कि स्कूल के अंदर, रास्ते में, इवन अपार्टमेंट के अंदर भी। उसके दोस्त उससे इसलिए बात नहीं किया करते थे, उसकी अटेंडेंस कभी नहीं लग रही थी। उसका रीजन यही था कि वो यहाँ आफ्टर लाइफ में आ चुकी है, और ये याद आते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है। और अब सांगवॉन उसको इस जगह के बारे में सच्चाई बताता है, और अब अपनी माँ के खत्म होने के बारे में जानकर हिंजू पूरी तरह से टूटकर रूम में जाकर रोने लगती है। लेकिन इतने में ही वहां पर यूही हिंजू के बल्ब को लेकर आ गई थी, और ऐसा वो तभी कर सकती थी जब वॉन योंग की तरह उसने भी वॉन योंग से ही लाइट शॉप में रहने की डील करी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है, जिसके चलते उसने थोड़ी सी लीनियंसी बरती और उसने वो बल्ब उसको दे दिया। अब हिंजू की माँ उसे वो बल्ब देने लगती है, लेकिन हिंजू उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो बहुत ही ज्यादा रोती है, और ये सीन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। लेकिन हिंजू की माँ ये कहती है कि उसे असल दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई इसका इंतजार कर रहा है, जो कि है उसके पिता। और अब वो जबरदस्ती उसको वो बल्ब देती है, जिसके चलते वो असल दुनिया में आ गई थी। अब तक सांगवॉन भी बेहोश होकर आफ्टर लाइफ में पूरी तरह से जा चुका था। दूसरी तरफ हाईवॉन ने भी सुनहे को सब कुछ समझाकर उसे लाइट शॉप की तरफ भेज दिया था, पर रास्ते में सुनहे हाईवॉन को याद करके बहुत रो रही होती है। और तभी हाईवॉन उसे लाइट शॉप की तरफ जाने का इशारा करती है, और सुनहे लाइट शॉप में जाकर वॉन योंग से अपने बल्ब को ले लेती है, पर उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अब जैसे ही वो लाइट बल्ब को छूती है वैसे ही असल दुनिया में उसे होश आने लगता है, पर जब योंगजी और बाकी नर्सेस उसके पास पहुंचती है तो वो असल में खत्म हो गई थी। वहीं अब आफ्टर लाइफ में सुनहे वापस से हाईवॉन के पास चली आती है और पास्ट के एक सीन में हम देख पाते हैं कि वॉन योंग की शॉप से उसने अपने बल्ब को ले तो लिया था, लेकिन उसने वॉन योंग के सामने ही उसको तोड़ दिया, क्योंकि हाईवॉन का सपना था कि वो सुनहे के साथ ऐसी जगह पर खुश रहेगी जहाँ पर आसपास कोई भी ना हो। और इससे बेटर यानी कि आफ्टर लाइफ से बेटर कौन सी जगह हो सकती थी जहाँ पर ये दोनों बिना जज हुए आराम से रह सकते थे। अब सुनहे की हॉस्पिटल में मौत के बाद में नई नर्स को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी को ऐसे मरते हुए देखा था। तब नर्स योंगजी उसको संभालती है और समझाती है कि आईसीयू एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच का हिस्सा है, जहाँ पर या तो इंसान जिंदा बच जाता है या फिर वहीं से ही आफ्टर लाइफ में चला जाता है। ये काफी कॉमन चीज है। और अब बस यहाँ पर ह्यूनमिन ही असल दुनिया में जाने के लिए बचा हुआ था और जियोंग खुद उसको लाइट शॉप तक छोड़ने के लिए आई थी। और तब ह्यूनमिन उसको आखिरी टाइम हक करके लाइट शॉप की तरफ जाने लगता है। अब वैसे तो वो जियोंग के साथ रहना चाहता था, लेकिन अभी भी उसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि उनका रिश्ता था कैसा। पर जियोंग उसको समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ है और इतना बोलकर जियोंग ने ह्यूनमिन को लाइट शॉप में भेज दिया था। बट जियोंग के मन में अभी भी एक दबा हुआ सवाल था कि वो उसे याद क्यों नहीं कर पाया, बल्कि बाकी सबको अपने परिजन हमेशा याद थे। इनफैक्ट बस ड्राइवर को भी सब याद थे, लेकिन क्यों ह्यूनमिन को कुछ भी याद नहीं था, स्पेशली अपनी लव्ड वंस। खैर अब लाइट शॉप के अंदर जाने पर दबी हुई आवाज में ह्यूनमिन वॉन योंग से अपने बल्ब के बारे में पूछता है, जिसको देखकर वॉन योंग समझ गया था कि अभी भी ह्यूनमिन की विल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद से घर वापस जाना चाहेगा, इसलिए वो उसको बल्ब्स को टच करने से रोकता है। अब तभी उसे बात याद आती है कि उसे अपनी विल को स्ट्रांग रखना होगा और एकदम से ही ह्यूनमिन अपने बल्ब को ढूंढकर उसे टच करता है और असल दुनिया में चला जाता है। जियोंग ये देखकर काफी ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि फाइनली उसने ह्यूनमिन की जान बचा ली। पर उसे इस बात का रिग्रेट जरूर था कि ह्यूनमिन उसे पहचान नहीं पाया और वो उसे प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाया था। अब वॉन योंग भी जियोंग को रोते हुए देखता है और जियोंग वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जिंदा नहीं थी। अब यहाँ से सीन 3 महीने आगे जाता है, जहाँ पर असल दुनिया में योंगजी अपनी शिफ्ट खत्म करके निकल रही होती है, लेकिन जाने से पहले वो जियोंग से मिलती है, जो कि आज डिस्चार्ज हो रहा था। अब जियोंग जो होता है उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा था वो रियल था या फिर क्या था, लेकिन अभी योंगजी उसके सवालों का जवाब नहीं देती और उसे फिर से चलने की प्रैक्टिस करते हुए स्लीपर्स को भी गिफ्ट के तौर पर देती है, जो कि रात में जला करते थे ताकि उसे डर नहीं लगेगा अकेले में। अब योंगजी जाते समय सेम बात बोलती है जो कि वॉन योंग सबसे बोलता है कि उम्मीद है हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, और जियोंग को ये चीज बहुत ही वियर्ड लगती है। वो कहता है कि उसने ये पहले सुना है। तब यहाँ पर योंगजी बोलती है कि मुझे पता है कि वो इंसान थोड़ा सा रूड है, लेकिन अंदर से काफी अच्छा है। और यहाँ वो वॉन योंग के बारे में बात कर रही थी, जबकि सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको आफ्टर लाइफ के बारे में याद रहा करता, और योंगजी उनमें से एक होती है। अब जियोंग से बात करने के बाद में योंगजी खुश होकर बाहर निकलती है और उसको बड़ा प्राउड होता है कि उसने पास्ट में इतनी सारी सोल्स का रिग्रेट कम करने में उनकी हेल्प करी, क्योंकि वो आत्माओं को देख सकती थी। खैर आगे हम वॉन योंग को ही देख पाते हैं, जिसके पास एक आदमी आकर उसे नए बल्ब्स देता है जिसमें से कुछ फ्लिकर कर रहे थे। और अब वॉन योंग को पता चलता है कि एक और बड़ा हादसा हुआ है, पर वॉन योंग बस इतना कहता है कि वो लोग भी यहाँ पर बस कुछ समय के लिए ही रहेंगे या फिर परमानेंट रहेंगे, ये बात उसे नहीं पता। खैर आगे हम सॉन्ग वॉन को देखते हैं, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आफ्टर लाइफ में एक बस ड्राइवर का ही काम कर रहा होता है, और सुनहे और हाईवॉन साथ में अपने ड्रीम हाउस में रहकर काफी एंजॉय कर रही थी। अब असल दुनिया में हम ह्यूनजू को देख पाते हैं, जिसके पिता उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, और ह्यूनजू आज एक्सीडेंट के बाद पहली बार स्कूल आई है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो असल दुनिया में है या फिर अभी भी आफ्टर लाइफ में। उसको डिफरेंशिएट करने में काफी दिक्कत आ रही थी, पर उसके डैड उसको संभालते हैं और याद दिलवाते हैं कि वो उनकी भी बेटी है और वो उसके स्कूल खत्म होने के बाद उसे पिकअप करेंगे। अब ये सुनकर ह्यूनजू स्कूल के अंदर जाती है, जहाँ पर टीचर और बाकी सभी स्टूडेंट उसका स्वागत करते हैं। उसने काफी कुछ मिस कर दिया था और दिखने से ऐसा भी लग रहा होता है कि जैसे कि जो उसके पिछले क्लासमेट्स थे वो भी वहाँ पर नहीं थे। माइट भी वो अब दूसरी क्लास में होंगे और इसको दूसरी क्लास में शिफ्ट करा गया है, क्योंकि इसका कोर्स काफी पीछे रह गया था। अब टीचर और बाकी सभी बच्चे उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में भी लेना चाहते थे, पर ह्यूनजू जो होती है वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो कहती है कि उसकी तबीयत सही नहीं है और वो नर्स रूम में जाना चाहती है आराम करने के लिए, जिसके चलते उसे वहाँ भेज दिया जाता है। असल में उसने ये बात झूठ कही थी और वो सीधा प्लेग्राउंड के अंदर आ जाती है और वो वहाँ से टैप के अंदर आ रहे पानी को छूकर फील करने की कोशिश करती है, जो कि असल में ठंडा था। और असल में उसे ये डाउट हो रहा था कि कहीं वो अभी भी आफ्टर लाइफ के अंदर ही तो नहीं है, जिसके बारे में उसे पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि पहले भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया था। पर तभी उसके सामने एक लड़की पार्क से ऑन आती है, जो कि उत्तमा के सामने भी नजर आई थी, जो कि वही लड़की है जिसको एपिसोड 1 के अंदर ह्यूनजू ने खिड़की से देखकर हाय बोला था।
तब पार्क सियोन की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि उससे पहले किसी ने उसको नहीं देखा, ना ही उससे कोई बातचीत करी, और इसलिए ह्युंजू के वापस आने के बाद में वो अकेली सी हो गई है। वो उसे वॉशरूम के अंदर भी दिखाई दी थी जहाँ पर वो हमेशा जाया करती थी, जिस वजह से ही वो ह्युंजू का पीछा करते हुए इस जगह पर आ गई, यानी कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर। और हम जानते हैं कि ये चीज कितनी ज्यादा गलत है, और इस चीज की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन यही निकलती है कि ह्युंजू का पीछा करते हुए वो इस जगह पर आ गई है, यानी कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर। और ये बात भी गौर करने वाली थी कि पास्ट के कुछ सीन्स के अंदर पार्क सियोन के चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स भी होते हैं जो कि उसकी मौत का कारण होंगे, उनको दर्शाते होंगे। और ये केस जो था ना, हम जानते हैं कि संग सिक के अनरिजॉल्व्ड केसेस के अंदर था। अब तभी हम आफ्टर लाइफ के सीन को देखते हैं जहां पर वॉन योंग की बेटी यूही उसके साथ ही थी डील के हिसाब से। वो लाइट शॉप पर काम कर रही थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। उन्होंने मैक्स को भी अपने पास ही रख लिया था, यानी कि उस डॉग को। अब यूही के आने पर बचपन की तरह वॉन योंग उसे टॉफी देता है, लेकिन उल्टा वही उसको टॉफी खिलाने लगती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। वो हमेशा वैसा ही किया करती थी। अब उसी समय हम एक पैन जूम आउट शॉट को देखते हैं कि असल में उस जगह पर एक लाइट शॉप नहीं है, बल्कि ढेर सारी ऐसी लाइट शॉप थी जो कि मे बी शायद एरिया वाइज या फिर इंसिडेंट वाइज डिवाइडेड होगी। खैर, अब असल दुनिया में सांग सिक पूरी तरह से सही होने के बाद में सांग हुन के रेस्टोरेंट में जाता है जो कि आउट ऑफ बिजनेस हो चुका था, और उससे वो बहुत पोलाइटली बात करता है क्योंकि अब उसको सांग हुन के काम के बारे में समझ आ चुका था। इवन हम पास्ट के एक सीन में ये बात भी जान पाते हैं कि जब सांग सिक ने सांग हुन को पकड़ा था तो दूसरी तरफ से जो कार की रोशनी आ रही थी वो असल में एक बड़ा ट्रक होता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट होने की वजह से सांग हुन ने सांग सिक की जान बचाई थी और वो खुद मर गया था। इवन अभी के लिए हम ये भी जान पाते हैं कि सांग हुन ने असल में सोयंग को जान से नहीं मारा था, यानी कि वो लड़की जो कि स्टार्टिंग में ऊपर अपार्टमेंट से नीचे गिर गई थी, वो बस असल में उसकी आत्मा को लेने गया था, क्योंकि उसका काम ही मरे हुए लोगों की भटकी हुई रूहों को आफ्टर लाइफ में भेजने का था। इवन वो बूढ़ा आदमी जिसके घर पर नूडल सॉस देखकर सांग सिक सांग हुन के पास पहुंच गया था, उसको भी सांग हुन ने नहीं मारा था, बल्कि वो तो उसके लिए खाना लेकर गया था, क्योंकि वो उसके आखिरी दिनों में था। वो आदमी चल फिर नहीं सकता था और वो काफी दिनों से भूखा भी था, जिस वजह से ही उसकी जल्दी मौत होने वाली थी। तो सांग हुन ने ये सोचा कि क्यों ना उस बूढ़े व्यक्ति की मौत से पहले उसे खाना खिला दिया जाए, और इसलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और शायद से वो अपने घर वालों को इसलिए कॉल कर रहा था कि आखिरी बार वो उनसे बात कर सके। अब सब कुछ जानने के बाद सांग सिक सांग हुन से माफी मांगता है, और वो अब तक उसकी आत्मा से बात कर रहा था, पर क्योंकि अब सांग हुन मर चुका था और इसी वजह से वो खुद उस काम को नहीं कर सकता था, यानी कि आत्माओं को आफ्टर लाइफ में भेजने का, इसलिए अभी वो अपने चश्मे को सांग सिक को देकर वहां से आफ्टर लाइफ में चला जाता है। दैट मीन्स कि सांग हुन जो काम पहले किया करता था वो काम अब सांग सिक करेगा, और सांग सिक भी इसी खुशी में इस काम को एक्सेप्ट करता है और वहां से अपने लाइटर की मदद से एक सिगरेट जलाता है और वहां से चला जाता है। अब सांग सिक को सांग हुन के लिए इसलिए बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि सांग हुन ने आफ्टर लाइफ में भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करी थी। सांग सिक को उसकी स्कूटर की आवाज आती थी। इनफैक्ट वॉन योंग ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि जो यहाँ पर सांग हुन है वो भी उसके पास आ जाए, ताकि सांग सिक लाइट शॉप तक पहुंच पाएगा। इनफैक्ट जब वो सोयंग का पीछा कर रहा था तो असल में वो उसकी स्पिरिट थी, जिसको वो वापस से उसकी दुनिया में यानी कि आफ्टर लाइफ में भेजना चाहता था, क्योंकि कई आत्माएं वहां पर रहना नहीं चाहती और यहाँ पर असल दुनिया में आ जाती हैं, तो उनका पक्का इस दुनिया से कोई ना कोई अटैचमेंट रहता है या फिर कोई ऐसी अधूरी इच्छा जिसके चलते वो लिविंग वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सांग हुन नहीं बल्कि मल्टीपल ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस काम को करते होंगे, यानी कि ये वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पर इस टाइप के यूजर्स बहुत है जिनके पास में कुछ सुपर नेचुरल शक्तियां हैं। एनीवेज, अब रात में हम नर्स योंग जी को हॉस्पिटल की पार्किंग में आता हुआ देखते हैं जहां पर वो काम पर वापस आई थी। तभी कोई व्यक्ति उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो ये बोलता है कि उसने उसकी हेल्प नहीं करी थी। तभी हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहां पर हॉस्पिटल में नर्स बिजी होती है, जिस वजह से वो वहां पर आया था, उसकी हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन नर्स ने उसको इंतजार करने के लिए बोल दिया। पर इसका रीजन ये था कि योंग जी समझ गई थी कि वो स्पिरिट है, लेकिन वो स्पिरिट इस बात को नहीं समझ पाई थी। इनफैक्ट उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, गुस्से में वो स्पिरिट योंग जी को मारने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट में से बिल्कुल मैट्रिक्स स्टाइल में सांग सिक बाहर आता है, जो कि अब उस स्पिरिट को अपने टाइगर आइज के चलते आफ्टर लाइफ में भेजने वाला था। अब देखो, यहाँ पर बाकी सबके हालात तो सुधर चुके थे, लेकिन ह्युनमिन जो कि अभी के टाइम पर अपने पैरों से डिसेबल्ड हो चुका था, वो कहीं ना कहीं जियोंग के बारे में सही से याद भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो हर जगह जाकर देखने लगता है कि आखिर वो थी कौन। उसको सबने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। वो उसी ब्रिज पर जाकर भी देखता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा था, और वो गुस्से में आकर अपने ही फोन को अपने ऊपर मारने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर शायद वो अपनी माँ से भी नफरत करता होगा, क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड की जान चली गई। अब वो बहुत सारे डॉक्टर से मिलता है, सब उसको एक ही बात बोलते हैं कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है, उसको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत है, उसे मेडिसिन खानी चाहिए, लेकिन वो इन बातों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता।
खैर अब वो अपने फोन पर कुछ मैसेजेस को देखता है जहाँ पर सभी उसके आने की खुशी में पार्टी करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ह्यूनमिन इस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं लग रहा होता। खैर अब वो अपने घर के बाहर चला जाता है और कोड की मदद से अपने घर को खोलने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम एक सीन को देखते हैं यानी कि 3 महीने पहले, जहां पर हम उसी मॉर्टिशियन सॉक ही को देख पाते हैं जो कि जियोंग के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। उस समय जियोंग के दिमाग में यही चीज भरी हुई थी कि ह्यूनमिन को उसके बारे में याद क्यों नहीं है, और इसी वजह से जियोंग को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। तब सॉक ही उसको समझाता है कि वो जल्दी ही ऐसी जगह पर चली जाएगी जहां पर उसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। पर जियोंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और अब प्रेजेंट टाइम में हमें इस बात का जवाब सीरीज के आखिरी सीन को देखकर मिलता है, जहां पर ह्यूनमिन अपने घर के गेट पर होता है, लेकिन वो बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। यानी कि उसे खाली जियोंग नहीं बल्कि उसे रोजमर्रा की चीजें याद रखने में भी दिक्कत आ रही थी, और ये चीज इंडिकेट करता है कि उसको भूलने की बीमारी हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात ये होती है कि जब ह्यूनमिन अपने गेट के पास आ रहा होता है तो वैसे सीलिंग की लाइट अपने आप जल रही थी, बुझ रही थी, और जैसे ही अब ह्यूनमिन अपना हाथ ऊपर की ओर हिलाता है तो वैसे ही हमको एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो इसी तरह से जियोंग को हाई किया करता था। और तब ह्यूनमिन ने जियोंग से ये कहा था कि वो हमेशा उसके साथ है। दैट मीन्स कि जियोंग आफ्टर लाइफ में गई ही नहीं थी। और तभी हम शॉकिंगली देख पाते हैं कि जैसे ही ह्यूनमिन अपना हाथ हवा में लटकाता है वैसे ही वहां पर जो जियोंग होती है वो शायद एक बुरी आत्मा बनकर असल दुनिया में आ गई थी। यानी कि उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसके चलते वो आफ्टर लाइफ में जा ही नहीं पाई और वो असल दुनिया में आ चुकी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोंग है ना, वो ह्यूनमिन को उसको भूल जाने की वजह से सेटिस्फाइड नहीं है। और अब आगे क्या होगा ये सब हमें सीरीज के अगले सीजन में जानने के लिए मिलने वाला है। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद ये सीरीज यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टर ने इसे एक और सीरीज के साथ कनेक्ट किया है, सेम टाइप की कोरियन सीरीज से। तो इसी के साथ हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां पर संग-सिक जो होता है वो असल में उस लड़की के केस को शायद सॉल्व कर लेता है जो कि आफ्टर लाइफ से ह्यूनजू के पीछे आ गई थी। शायद से हो सकता है कि ह्यूनजू ने उससे मिलवा दिया होगा या फिर शायद से संग-सिक खुद ही वहां पहुंच गया होगा। और अब संग-सिक का यही काम है कि जो अनरिजॉल्व्ड केसेस हैं जहां पर किसी भूत का इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी आत्मा का इन्वॉल्वमेंट है जो कि आफ्टर लाइफ से असल दुनिया में आ चुकी है, वो उसको वहां पर वापस भेजता है। हालांकि यहाँ पर अभी डिटेल में कुछ भी बताया नहीं गया, लेकिन देखते हैं कि आने वाले सीजन में क्या होगा। तभी संग-सिक का साथी जियोल जो होता है वो ये बताता है कि एक लड़की हाल ही में ही स्कूल जोंगवॉन हाई स्कूल कोलैप्सिंग केस के बारे में विटनेस बनकर आई है, क्योंकि हायर अथॉरिटी ने इस केस को दबा दिया है। जिस चीज को सुनकर संग-सिक को काफी अजीब लगता है। माइट भी इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद हायर अथॉरिटी के अंदर भी काफी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि नहीं चाह रहे होते हैं कि स्पेशल पावर्स वाले लोगों के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इस जगह पर असल में लाइट शॉप सीरीज को मूविंग सीरीज से जोड़ने की कोशिश करी गई है, जिसके अंदर कुछ बच्चों के पास में और लोगों के पास में खास शक्तियां होती हैं और उनके स्कूल का नाम भी सेम है। और उस सीरीज के आखिर में काफी खतरनाक फाइट हुई थी स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से शायद से ये स्कूल कोलैप्स कर गया होगा। इवन जो लड़की वहां पर विटनेस बनकर आई थी ना, वो भी मूविंग सीरीज की एक कैरेक्टर है, जुंग हुई सो। और वो अभी यहाँ पर संग-सिक से बात करना चाहती थी इसी केस से रिलेटेड, क्योंकि वहां पर बच्चों को काफी चोट लगी है। लेकिन तभी संग-सिक जो होता है वो उससे ये पूछता है कि तुमको चोट नहीं आई, जिसके चलते वो ये इंडिकेट करती है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगती, जो कि ये दर्शाता है कि उसके पास में हीलिंग एबिलिटीज थी। और मूविंग सीरीज से ये कंफर्म होता है। खैर अब रात के समय में संग-सिक किसी केस की वजह से एक अपार्टमेंट के बाहर जाता है जहां पर टाइमिंग 9:55 समथिंग सेकंड हो रहे थे, और तभी वहां पर सभी रूम्स की लाइट बंद हो जाती हैं। संग-सिक उस अपार्टमेंट के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक से एक लड़का किम योंग ताक जो होता है वो उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। संग-सिक उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ऐसी जगह पर जाना खतरनाक था, क्योंकि उस जगह पर शायद कोई खतरनाक स्पिरिट मौजूद थी। पर किम योंग ताक जो होता है वो संग-सिक से ही आर्ग्यूमेंट करने लगता है, और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि शायद वो भी स्पिरिट्स को देख सकता था। और तभी वो अपनी पावर्स का एक नमूना देता है। वो अचानक से ही अपनी फिंगर्स को स्नैप करता है जिससे कि वो टाइम को रोक सकता था, और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लाइट शॉप सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको 8 के 8 एपिसोड समझ में आ गए होंगे और आपको यहाँ पर मूविंग सीरीज के सारे कनेक्शंस भी समझ में आ गए होंगे कि असल में ये किस यूनिवर्स में सब कुछ घट रहा था। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों के पास में ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि वो यहाँ पर गोस्ट को देख सकते हैं, समय को रोक सकते हैं, उनके पास हीलिंग एबिलिटीज हैं, और यहाँ पर ऐसे और भी ज्यादा शख्स हो सकते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर जियोंग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थी, वो आफ्टर लाइफ में नहीं गई क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ह्यूनमिन ने उसको नहीं पहचाना था, जिसके चलते वो गोस्ट बनकर वापस उसके पास ही आ गई। वो कहते हैं ना, किसी का अधूरा काम रह जाता है या फिर कोई कनेक्शन रह जाता है तो वो असल दुनिया से ही जुड़ा रहता है। यहाँ पर सेम उसके साथ हो रहा था। और उस छोटे बच्चे की स्पिरिट वून चूल ने बास्केटबॉल आकर इसलिए ही दी थी ताकि जियोंग को जीने की एक चीज मिल जाए।
और इसी के जरिए बस ड्राइवर उस तक पहुंच पाया था, जिसके चलते अल्टीमेटली उसकी जान बच गई। और यहाँ पर हर किसी को आफ्टर लाइफ की चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन कुछ खास लोग ही थे जिनको ये याद रहता था। जैसे कि योंगजी नर्स थी, उसको ये सब याद था। सांगसिक जो होता है उसे भी ये चीज याद थी, और जो युनजू है उसको भी ये चीज याद थी। तो मेरे ख्याल से इनके पास में स्पेशल शक्तियां हैं। और जैसा मैंने कहा, ये वर्ल्ड बिल्कुल अलग टाइप का ही है, अलग ही यूनिवर्स है। और इस यूनिवर्स के अंदर एक लाइट शॉप नहीं है, बल्कि आफ्टर लाइफ के अंदर ढेरों करोड़ों लाइट शॉप हैं, जहां पर अलग अलग लोग आते हैं, यानी कि अलग अलग ऐसे लोग जो कि मर जाते हैं या फिर वो जिंदा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पावर्स है ना, वो खुद से ट्रांसफर करी जा सकती हैं, डील करी जा सकती हैं, जैसे कि वॉन योंग ने उस लेडी के साथ में किया था। सांग हुन यानी कि शेफ ने यहाँ पर सांगसिक के साथ किया। इस दुनिया के अंदर हर कोई अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोग गलत तरह से करते हैं और कुछ लोग सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों चीज हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें कनेक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर यहाँ पर कौन था। बात करूं मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर की तो वो था वॉन योंग, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला और उसने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए